अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। कक्षा 8 विज्ञान विषय का ये टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे वनोन्मूलन एवं इसके कारण, वनोन्मूलन के परिणाम, वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, जैवमंडल आरक्षण, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, रेड डाटा बुक, प्रवास, कागज का पुनर्चक्रण और पुनर्वृक्षारोपण। इन विषयों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। साथ में अंत में हम पाठ्य पुस्तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके उत्तर भी देखेंगे। यह वीडियो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बेसिक जानकारी के आधार पर बनाया गया महत्वपूर्ण वीडियो है। एनसीईआरटी के नवीनतम पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार ये वीडियो बनाया गया है और कक्षा 8 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यह स्पेशल पूरे पाठ का एक साथ वीडियो है। हम बात कर रहे हैं वनोन्मूलन एवं उसके कारण क्या है। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। जैसे हम वन को काटते क्यों हैं, इनके हमारे कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है जिनके कारण हम काटते हैं। पहला है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। जंगलों को काटकर, पेड़ों को काटकर हम खेती के लिए जमीन तैयार कर लेते हैं, उसके कारण वनोन्मूलन होता है। दूसरा जो कारण है वो है घरों एवं कारखानों का निर्माण करना। फैक्ट्रियों के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है तो जंगलों को काटकर, पेड़ पौधों को काटकर उसकी चीजें बनाते हैं। अगला जो कारण है वो फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में मेंदा, वानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारण हैं। तो ये कुछ कारण बताए जिनकी वजह से वनों का उन्मूलन हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है, वनों को नष्ट किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं पेड़ों की कटाई के परिणाम क्या है। क्या होगा जब पेड़ों को काट दिए जाए। वनोन्मूलन के परिणाम। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, भौम जल का स्तर भी निम्नीकरण हो जाता है। और उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। मतलब जो भौम जल यानी जो मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर से जो जल है, जो ट्यूबवेल वगैरह को से ऊपर निकालते हैं, वो भी कम हो जाता है, तापमान वृद्धि हो जाती है। वर्षा एवं भूमि की उर्वरकता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। अतः इनकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ेगी क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड काम में नहीं ली जाएगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, जो गाड़ियों के, जो वाहनों के धुएं से या फिर मनुष्य द्वारा भी वो कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा छोड़ी जाती है, तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और जिससे क्या होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ गई तो क्या होगा, विश्व उष्णन होगा, जिसके बहुत भयंकर परिणाम आगे भुगतने पड़ते हैं। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन भी बिगड़ता है। वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। मिट्टी के जो गुण है उन पर फर्क पड़ता है, जिससे फसल नहीं होती है। अगला, भूमि पर वृक्षों की कमी से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटने से नीचे की कठोर सतहें दिखाई देने लगती है, जिससे मृदा में हुमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरकता में अपेक्षाकृत कमी होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। मतलब जहाँ पेड़ पौधे बिल्कुल सूख जाएंगे, हट जाएंगे, सूख या फिर काट लिए जाएंगे, वहां पे क्या होगा, कुछ पेड़ पौधे नहीं दिखाई देंगे और मरुस्थलीकरण हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगी। जैसे पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर के इलाकों में, अधिकतर इलाकों में इस तरह की कंडीशन है, वैसी कंडीशन हो जाएगी, मरुस्थलीकरण हो जाएगा। तो वनों के उन्मूलन के ये परिणाम आगे जाके देखने को मिलते हैं। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आ जाती है और मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं।
वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, अब हम कैसे इनका बचाव करें। ये इतना नुकसान जो पेड़ पौधों को पहुंचा रहे हैं, ये अलग अलग जीव आप भी देख रहे हो कि आजकल है जो टाइगर वगैरह बहुत सारे ऐसे जीव है जो लुप्त होते जा रहे हैं, और गवर्नमेंट उनको कह रही है कि इनका संरक्षण किया जाए, इनका बचाव किया जाए, उनके शिकार पे पाबंदी लगाती है और बहुत सारे प्रयास करती है, फिर भी इनके शिकार है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या प्रयास होने चाहिए उनके बारे में हम पढ़ते हैं, इनका संरक्षण कैसे हो, वन और वन के जीवों का संरक्षण कैसे हो। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जीवन यापन के योग्य हैं, जैवमंडल हो गया। जैव विविधता का अर्थ है, थोड़ा सा इन पॉइंटों के बारे में अपन देख लें। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से है। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम और विधियां नीतियां बनाती रहती है। वन जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल, संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र है। वनस्पति जात और प्राणी जात और उसके आवास के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उनको कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, भूमि की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, पॉन्चिंग इस क्षेत्र में निषेध है। वन्य जीव अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहां, अब देखो जीवों को बचाने के लिए अलग अलग सरकार ने क्षेत्र बना रखे हैं, जैसे उद्यान, वन्य जीव उद्यान, वन्य जीव का अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, है ना, अलग अलग बना रखे हैं कि उनमें सरकार ने पाबंदी लगा रखी है कि यहाँ पे आप कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते, या फिर है ना यहाँ पे कोई भी आप शिकार नहीं कर सकते। तो पहला अपन पढ़ रहे हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी वन्य जीवों का अभ्यारण्य ऐसे बना दिया जाता है वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, वो हो गया वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां स्वतंत्र निर्बाध के रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब एक बड़े क्षेत्र को उद्यान, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र को रिजर्व कर लिया जाता है तारबंदी करके, या फिर उसको सरकारी नियमों में बांध कर कि इस कार्य में आप कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते, इसके अंदर सिर्फ जीव जंतु ही रहेंगे, और जो उनका जो शिकार करते हैं उन पर प्रतिबंध लगाते हैं, और जो लोगों का आना जाना है उसके ऊपर भी काफी हद तक प्रतिबंध लगाया जाता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र उसको बोलते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इस तरह से मतलब कुछ प्रयास करके अलग अलग वन्य जीव अभ्यारण्य बना के, राष्ट्रीय उद्यान बना के, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बना के हम जो है वन्य जीवों का संरक्षण कर सकते हैं, उनको रहने के लिए जो स्थान है उनमें उनको सुरक्षित रखने हेतु प्रयास कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैव मंडल आरक्षण। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जो उनका संरक्षण हो उसके लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैव विविधता का अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और एक सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक है। तो इसके लिए कुछ जैव मंडल रिजर्व कर लिए जाते हैं, आरक्षित कर लिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक पंचमढ़ी का एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ ही एक छोटी सी सारणी यहाँ पे दी गई है, उसमें आप बता सकते हो कि आपके आसपास में कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, कौन सा वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र है। अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान में बहुत सारे ऐसे जैव आरक्षित क्षेत्र है, अपने आसपास देखोगे और उनको सूची में बनाने का प्रयास कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। अब जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें इनको परेशान नहीं करना चाहिए। अपन भी जानते हैं इनको हमें परेशानी में नहीं डालना चाहिए। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे वनस्पति जाति एवं जीव जंतु है वो प्राणी जाति कहलाते हैं। पेड़ पौधे तो वनस्पति जात कहलाते हैं
और जीव जंतु है वो प्राणी जात कहला जाते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो सारे के सारे किसमें काउंट होते हैं, वनस्पति जात में। तथा चिंकारा, नीलगाय, हिरण, चीतल, तेंदुआ इत्यादि वगैरह पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात है। ये सब सारे के सारे ये है प्राणी जात और ये है वनस्पति जात। ये है वनस्पति जात और ये सारे के सारे क्या है, प्राणी जात। अगर हम अन्य वन्य जात जीवों की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं ये जो जंगली जीव है अलग अलग तरह के, आप जानते होंगे, गेंडा है, भालू है, कछुआ है ना, टाइगर है, सियार है, घोड़ा है, बहुत सारे जंगली जीव है जिनको आप जानते होंगे, ये वन्य जात जीव कहलाते हैं। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। जैसे कि जंगली आम, ये किसी विशेष क्षेत्र पे ही पाया जाता है। जैसे कि विशाल गिलहरी, इसमें आप देख सकते हो वीडियो में, तो ये किसी क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं, सब जगह नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहा जाता है। जैसे बात करें रेगिस्तान की ऊंट की, तो ऊंट है वो कहाँ पाया जाता है, सिर्फ रेगिस्तान में पाया जाता है ना, जहाँ पे मिट्टी होती है। ये विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। अभी क्वेश्चन आ सकता है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किसे कहते हैं, यानी वो क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजाति। अब हम बात करते हैं वन्य प्राणी अभयारण्य। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी यानी जंतु, वन के जो जीव है वो सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। अभयारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों और जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः प्रतिबंधित है, निषिद्ध है और दंडनीय अपराध है। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जीव जैसे काले हिरण। ये काले हिरण का नाम आपने सुना होगा, लगभग सभी बच्चे इसको जानते होंगे क्योंकि सलमान खान ने जोधपुर में काले हिरण का शिकार किया था, जो अभी तक जो कोर्ट में चक्कर लगा रहा है और उसको सजा भी हो गई। तो ये संकटापन्न प्राणी है, इनका आप शिकार नहीं कर सकते, चाहे कोई बड़ा अभिनेता हो चाहे साधारण आदमी हो, इनका आप शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इनको मार दोगे तो ये लुप्त हो जाएंगे। फिर आने वाली पीढ़ियों को क्या दिखाओगे, फिर कहेंगे ऐसे काला हिरण होता था, है ना, सबको ऐसे बताएंगे। जैसे डायनासोर के बारे में बताता है कि ऐसे समुद्र में पहले डायनासोर होता था लेकिन वो लुप्त हो गया। ऐसे ही अगर इनको हमने नहीं बचाया तो लास्ट में यही होगा कि हम फोटोएं दिखाएंगे अपने आने वाली पीढ़ियों को कि इस तरह का ये जीव होता था। इसलिए इनको ये संकटापन्न प्रजातियां हैं, ये नष्ट होने की कगार पे हैं, इनका संरक्षण जरूरी है। अगले श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गेंडा, है ना, ये सारे इसमें संरक्षित रहते हैं। भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि है, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन, बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि और बुशलैंड है। अब कुछ अभयारण्य में इसमें आपको दिखा रहा हूँ, देखो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। अब कुंभलगढ़ जो क्षेत्र है आपने देखा होगा राजस्थान में ही पड़ता है और राजसमंद जिले में पड़ता है। तो वहाँ पे कुंभलगढ़ का किला भी है और साथ में जंगल भी है, उसमें वन्य जीव रहते हैं, उनका वहाँ शिकार वगैरह प्रतिबंधित है, उनके लिए वो आरक्षित क्षेत्र है। दूसरा बात करें सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, है ना, ये भी है, इसमें उड़न गिलहरी वगैरह रहती है। तीसरा है माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य, है ना, जो माउंट आबू में सिरोही जिले में स्थित है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान, विशाल आरक्षित क्षेत्र। ये तो छोटे छोटे, अब राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलेंगे तो बड़े क्षेत्र में है, विशाल आरक्षित क्षेत्र और पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण करने में पर्याप्त है, इसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात,
दृश्य भूमि और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण भी ये करते हैं। मतलब ये साथ में इसमें जीव जंतु पेड़ पौधे सभी का संरक्षण इसमें किया जाता है। अब बात करते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। ये क्वेश्चन आ सकता है आगे। सतपुड़ा जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है और सर्वोत्तम किस्म की टीक यानी सागौन इस वन में मिलती है। किसी समय शेर, हाथी, जंगल भैंस, बारहसिंगा का भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है, विलुप्त हो सकते हैं, वो संकटापन्न जंतु होते हैं। मैंने आपको बताया संकटापन्न जो नष्ट होने वाले हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अब एक पढ़ लेते हैं रेड डाटा पुस्तक। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम की। रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो रेड डाटा पुस्तक वो पुस्तक है जिसमें जो खत्म होने वाली स्पीशीज है, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे और जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक होती है। मतलब इस रेड डाटा में लाल किताब ऐसे समझ सकते हो आप, उसमें अगर किसी का नाम अगर लिखा जाता है तो यानी कि वो जीव है वो नष्ट होने वाला है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। अब क्या क्या नष्ट होने वाला है? एक तो देखो आपने देखा होगा ये बाघ इतने कम हो गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा थे और अब बहुत कम हो गए हैं। गिने चुने पूरे भारत में 1500-2000 के लगभग बताए जा रहे हैं। तो ये भी संकटापन्न रेड डाटा बुक में लिखा जा चुका है। इसका शिकार पूरी तरह प्रतिबंधित है, क्योंकि अगर इनका शिकार कर देंगे तो ये जो है वो भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये संकटापन्न प्राणियों में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल वगैरह पे जंगली भैंसा कुछ इस तरह का होता है, ये भी नष्ट होने की कगार पे है। ठीक है, पहले बड़ी संख्या में पाए जाते थे, ये भी संकटापन्न प्राणियों के अंदर आता है। तो इसके अलावा हम बात करें तो देखो बारहसिंगा, जिसके 12 सिंग होते हैं, हिरण होता है उसके 12 सिंग होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बारहसिंगा। तो ये भी विलुप्त होने के कगार पे है। तो ये संकटापन्न प्राणी है जो रेड डाटा बुक में दर्ज होते हैं। अब बात करते हैं प्रवास। यह प्रवासी पक्षी है। कौन सा? ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़ के, प्रवासी पक्षी मतलब जो दूसरे भागों से उड़ के आते हैं, वो अपने वातावरण के अनुसार आते हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्र से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडा देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता है। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्र तक लंबी यात्रा करते हैं उनको प्रवासी पक्षी कहते हैं। प्रवासी पक्षी देखो अपन पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। ये है प्रवासी पक्षी राजस्थान का साइबेरियन सास। आपने इसके बारे में भी खूब पढ़ा होगा। ये विदेशों से उड़ता उड़ता आता है और गर्मियों के मौसम में यहाँ पे राजस्थान आता है और कई हजारों किलोमीटर दूर से उड़ के आता है। तो इस पक्षी को प्रवासी पक्षी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं जो दूर दूर से, मौसम चेंज होता है तो अच्छे मौसम की ओर वो दूर दूर से उड़ के आते हैं। तो ये साइबेरियन सारस है जो प्रवासी पक्षियों की श्रेणी में आता है। अब थोड़ा सा अपन एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, कागज का पुनर्चक्रण। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 पेड़ों को काटा जाता है। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए 17 पेड़ों को काटा जाता है, तब जाके कागज प्राप्त होता है। तो इसका मतलब कागज बहुत इंपॉर्टेंट है और कागज का सीधा संबंध किससे? पौधों से, इसलिए इसको इसमें पढ़ाया जा रहा है इस पाठ में। उपयोग के लिए कागज 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। देखिए अब जो कागज है वो 5 से लेकर 7 बार तक हम उसको रीयूज कर सकते हैं, दोबारा काम में लिया जा सकता है। इसके लिए हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आती है। मतलब जो एक सीधी सी प्रोसेस है कि हम कागज को पुनः चक्रित करके पेड़ पौधों को भी बचा सकते हैं। कैसे?
कि हमारे जो कागज़ हैं उनको हम किसी रद्दी वाली को डस्टबिन में इकट्ठा कर लिया, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, इकट्ठा करके हमने रद्दी वाले को बेच दिया। रद्दी वाला क्या करता है, उसको एक साथ भर के फिर क्या करता है, फैक्ट्रियों में लेके जाता है और फैक्ट्रियों में उसी कागज़ से पुनः कागज़ बना लिया जाता है ना। अपन कॉपी किताब वगैरह बेचते हैं तो ये वापस रिसाइकल हो जाता है और ये वापस इसमें डाल दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया 5 से 7 बार तक दोहराई जा सकती है। थोड़ी क्वालिटी कमज़ोर होती जाएगी कागज़ की और ये रिसाइकल होकर दोबारा काम में ले लिया जाता है। फैक्ट्रियों में वापस इसको कॉपी किताब इनके बना लिए जाते हैं या दूसरी चीज़ें इनसे गत्ते वगैरह बना लिए जाते हैं। जो कार्टून के गत्ते वगैरह आते हैं इनके अलग अलग स्टेप होते हैं। सबसे अच्छा कागज़ है उसमें को आपने देखा होगा कॉपी के पेज कईयों में बहुत अच्छे होते हैं, कईयों में हल्के होते हैं। तो वो उसी पर डिपेंड करता है कि ये पहली बार में बन के आया है या फिर वापस कागज़ से दोबारा बन के आया है उस पर। तो हम कागज़ का पुनः चक्रण करके भी पर्यावरण को बचा सकते हैं। अब हमने पढ़ा कि वन हमारे लिए बहुत उपयोगी है और उनका बहुत ज़्यादा उन्मूलन, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो उनको नुकसान की भरपाई करने का एक ही तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। इसके लिए बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं और वन के जो क्षेत्र है उनको आरक्षित कर दें कि उनमें किसी प्रकार की पेड़ पौधों को आपको नहीं काटना। तो ये जो था वृक्षों का संरक्षण पूरा पाठ हमने पढ़ा। अब हम पाठ्य पुस्तक की जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में बात कर लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर लास्ट में दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। अगर मैं इनके सारे आंसर बोलूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पहले से भी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर आप इनके आंसर ठीक से पढ़ा है तो आप सभी प्रश्नों के आंसर दे सकते हो। ये सारे जो प्रश्न है वो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। अगर आप इनसे होमवर्क करना चाहो तो आप इनको वीडियो को रोक के यहाँ से या फिर स्क्रीनशॉट, ये है सारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो सभी के उत्तर आप दे सकते हो। और अगर फिर भी आप होमवर्क करना चाहते हो तो एक बार पुनः बता देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं PDF फाइल उपलब्ध करवा दूंगा, उससे आप इनके आंसर देख सकते हैं।